देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर और यूएई की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो देशों की यात्रा की, पहले देख लेते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और फिर वहां से वो कतर की यात्रा की। अब देखो यूएई में जो वहां के राष्ट्रपति थे शेख मोहम्मद बिन जायर, शेख मोहम्मद बिन जायर अल नाहयान, अल नाहयान। ठीक है, ये तो एक तो यूएई के आपको राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये भारत में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात, ये भारत में हुआ था गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। तो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये भारत आए थे। ठीक है, दूसरी इसमें जो बात है यूएई के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ मिलकर 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब 10 समझौते में कौन कौन से हैं जो अपने काम के हैं। एक तो देखो, एक तो बड़ी बात यह है कि यूएई की दो डिजिटल पेमेंट, जैसे हमारा रुपए कार्ड है ना, इसी टाइप से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, एक है ए ए एन आई आनी और दूसरी है जयवान, जे ए वाई डब्ल्यू ए। ये दोनों क्या है, यूएई की डिजिटल पेमेंट भुगतान, जैसे हमारा रुपए कार्ड है ना, इसी टाइप से। तो ये भारत में इनको अब परमिशन दे दी गई है कि ये भारत में अपने नेटवर्क को स्थापित कर सकते हैं। और भारत का जो रुपए कार्ड है, रुपए कार्ड, और हमारा जो यूपीआई है, यूपीआई, रुपए कार्ड और यूपीआई, इन दोनों को यूएई में स्वीकार किया जाएगा। और इन दोनों के बदले हम उनके दो डिजिटल पेमेंट भुगतान सिस्टम आनी और जयवान, इन दोनों को भारत ने अपने यहाँ स्वीकार किया है। ठीक है, बाकी और द्विपक्षीय समझौते हुए हैं अपने, इसके ये कोई काम के नहीं है। इस संयुक्त अरब अमीरात में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसका नाम था वर्ल्ड गवर्नमेंट गवर्नमेंट समिति। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिति, ये दुबई में हो रही थी। इस वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिति के चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, गेस्ट ऑफ ऑनर, सम्मानित अतिथि नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट समिति के गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, देखो ये जो सम्मेलन है ना, प्रतिवर्ष दुबई में आयोजित होने वाला एक सम्मेलन है। और इस बार का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की जो थीम थी, भविष्य की सरकारों का आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सम्मेलन दुबई में हुआ होता है हर साल। 2018 में भी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को सम्मानित अतिथि बनाया गया था, इस बार फिर से बनाया गया। तो एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरी ये बात याद रखनी है यूएई के दौरे में। तीसरी बात ये है
कि इस यूएई के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यूएई का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और ये जो पहला हिंदू मंदिर है, ये एक संस्था है, BAPS, बैप्स करके। ये संस्था है जो अक्षरधाम मंदिर का संचालन करती है। इसका फुल फॉर्म लिख लो चाहो तो, बोचास नवासी। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। ठीक है। ये है, मतलब ये हिंदू मंदिर जरूर है, लेकिन ये स्वामी नारायण संस्था का मंदिर है। ठीक है ना। तो ये मंदिर यूएई में पहला मंदिर है। और ये इसके संस्थान है ये। यही अक्षरधाम के सारे मंदिर, आप दिल्ली का मंदिर देख लो, चाहे गुजरात का, ये संस्था है जो पूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्षरधाम मंदिर या अक्षरधाम ट्रस्ट को चलाती है। ठीक है। और ये मंदिर 27 एकड़ का मंदिर है। 27 एकड़ में बना हुआ मंदिर है। ठीक है। तो यूएई का पहला हिंदू मंदिर है, लेकिन वो स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर है। फिर इसी यूएई में मोदी के सम्मान में भारतीय मूल के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जिसका नाम था एहलान मोदी। एहलान मोदी। एहलान मतलब हेलो, वो ले देखे, उसका मतलब है हेलो मोदी। ये क्या है? यूएई में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने मोदी के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था जिसका नाम था एहलान मोदी। ठीक है। बस यूएई दौरे में इतनी ही बात है। ठीक है। और देखो, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है कि भारत का जो आईआईटी दिल्ली है, उसने अपना एक परिसर आबू धाबी में खोला है। यदि पुराने करंट अफेयर याद हो, आईआईटी दिल्ली, इसने अपना एक परिसर आबू धाबी में भी ओपन किया है। आईआईटी दिल्ली ने अपना एक परिसर कहां पर? यूएई के शहर आबू धाबी में ओपन किया था। पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अब अभी अपडेट कर लेना। और यूएई ने 2019 में मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया था। वो सब पुरानी बात हो गई, लेकिन अब ये यूएई का दौरा आया है तो याद रखना इसको। फिर इस यूएई की दौरे के बाद वो कहाँ गए? कतर गए। और कतर थोड़ा सा न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक, जी, दरअसल 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक वो वहां पर एक कंपनी में काम कर रहे थे। वहां पर उन कतर सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था और जासूसी करने के इल्जाम में उनको मौत की सजा सुना दी थी। तो फिर सरकार के प्रयास से 8 भारतीयों को छोड़ा गया। तो उसी के लिए थैंक्स कहने वो कतर गए थे। बाकी कतर में और तो कुछ था नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि किस देश में भारतीय नौसैनिकों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। पूर्व नौसैनिक थे, किसी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन सरकार की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के कारण उनको बचाया जा सका। फिर देखो, भारत म्यांमार सीमा की बात है। भारत म्यांमार, भारत म्यांमार, दरअसल क्या है कि भारत और म्यांमार की जो सीमा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल तक फैली है। लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। मैप में देख लेना, क्योंकि मणिपुर के कारण ही ये
चर्चा में रहा था। तो ये जो सीमा है, तो अभी तक क्या व्यवस्था थी कि सरकार ने एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम था फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम, फ्री मूवमेंट रिजीम। ये कब से लागू है? 2018 से लागू है। FMR, मुक्त आवाजाही व्यवस्था। इस मुक्त आवाजाही व्यवस्था के तहत क्या किया था सरकार ने कि म्यांमार का कोई भी व्यक्ति भारत के 16 किलोमीटर के दायरे में आ सकता है। उससे हम कोई पूछताछ, मतलब वीजा क्यों आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिस्टम था ये क्या है, 16 किलोमीटर की रेंज में किसी भी म्यांमार म्यांमार का व्यक्ति या भारत का कोई व्यक्ति म्यांमार में 16 किलोमीटर के अंदर तक जा सकता है बिना किसी परमिशन के। लेकिन फिर क्या है, जो मणिपुर हिंसा हुई वहां पे जो भी निकल के आया कि भाई म्यांमार से जो कुकी लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं और बसते जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बात है। तो इसके कारण क्या है, ये सिस्टम भारत सरकार ने अभी के लिए बंद कर दिया है कि 16 किलोमीटर का जो आवागमन था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक है ना। और अब तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है वहां पे बाड़ लगाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत घुसपैठी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मणिपुर हिंसा अभी तक थम नहीं रही है, तो फिर सरकार ने ये निर्णय लिया। तो आपको याद रखना कि फ्री मूवमेंट रिजीम भारत और म्यांमार के बीच थी, और ये क्या था कि दोनों देश के नागरिक बिना किसी अनुमति के 16 किलोमीटर की रेंज में मूवमेंट कर सकते हैं। इसको सरकार ने रोक दिया है। फिर देखो, अमेरिका की एक निजी कंपनी है, यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स। इंटुएटिव मशीन्स, ये यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है, इंटुएटिव मशीन। इसने क्या किया है, एक रोबोट लैंडर जिसका नाम है ओडीसीएस, ओडीसीएस, ये क्या है इनका, रोबोट लैंडर, रोबोट लैंडर, ओडीसीएस। इसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल कर ली है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। भारत ने भी जो हासिल करी थी ना कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अपने विक्रम, जो रोबोट था लैंडर विक्रम, उसको वहां उतारने में सफलता हासिल करी थी। तो यही सफलता अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने भी हासिल कर ली, और ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रही। और देखो ये कहां पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालपार्ट ए नामक स्थान पर उतरी है। मालपार्ट ए नामक स्थान पर अमेरिका, चंद्रमा का यह दक्षिणी ध्रुव के निकट है, दक्षिणी ध्रुव के निकट है। ठीक है। और देखो ये लैंडर को जो अंतरिक्ष में भेजने का काम किया था वो था स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, जे वो अपने एलन मस्क की स्पेस एक्स। इसका रॉकेट था फॉल्कन 9, फॉल्कन 9। इसकी सहायता से इसने इसको चंद्रमा पर भेजा था। ठीक है। इसके जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले, जापान ने भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल करी थी। और जापान ने जो सफलता हासिल की थी, उनका मून लैंडर का नाम था मून लैंडर स्लिम, मून लैंडर SLIM, ये जापान।
ठीक है ना। तो देखो, जापान ने कुछ समय पहले हासिल किया था, भारत ने उसके कुछ समय पहले हासिल किया था। तो भारत, जापान, चीन भी ये सफलता हासिल कर लिया है। यूएसए भी ये सफलता हासिल कर चुका है। और अब ये एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, इंट्यूटिव मशीन्स, इसने भी ये उपलब्धि हासिल कर ली है। फिर देखो, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बनाया है रूस के नागरिक। उसका नाम है ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनेनेको, ये कहाँ का है? रूस का है। और इसने अंतरिक्ष में कुल 878 दिन व 12 घंटे, 878 दिन व 12 घंटे, इससे कुछ अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया। मतलब रिकॉर्ड ही बना रहा था, क्योंकि इसके पहले का जो रिकॉर्ड था 878 घंटे, 878 दिन और 11 घंटे का था। तो बस वो 12 घंटे और कुछ समय रुका और वापस आ गया, मतलब रिकॉर्ड ही बना रहा था अंतरिक्ष में। इसके पहले जो व्यक्ति था वो भी रूस का ही था, जेनेडी पार्टलक था। अब उसको पुराना छोड़ो, ये व्यक्ति है 878 दिन। अब देखो, यदि इसकी पूरी बात आए कि ये व्यक्ति अब तक अंतरिक्ष में कुल 1110 दिन बिता चुका है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 1110 दिन बिता चुका है, मतलब अलग अलग चरण में बिताया होगा, ये एक बार में ही कंटिन्यू गया था 878 दिन। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड है ओलेगी कोनोनेको को, जो रूस का है। इसने कुल 878 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। फिर देखो, एक रोबोट है जिसका नाम है मीरा, MIRA, मीरा। चाहो तो उसका फुल फॉर्म भी लिख लो। मीरा नाम याद रखना, MIRA, मिनीटराइज्ड वीवो रोबोटिक असिस्टेंट। दरअसल क्या है, ये मीरा रोबोट ने अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ISS, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इस मीरा नामक रोबोट ने रोबोटिक सर्जरी करी। रोबोटिक सर्जरी मतलब डॉक्टर लोग पृथ्वी से इस रोबोट को संचालित कर रहे थे और उसने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया। ठीक है, बस ये नाम याद रखना। मीरा एक ऐसा रोबोट है जिसने रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया। चाहो तो
इसको बनाया किसने, उस व्यक्ति का भी नाम लिख लो। वो है सेन फरीटर। सेन फरीटर, इसको बनाने वाला व्यक्ति नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर कॉलेज के प्रोफेसर हैं सेन फरीटर। फिर देखो, भारत एक सम्मेलन करता है जिसका नाम है रायसीना संवाद। रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग, ये भारत आयोजित करता है। और ये एक टाइप का क्या है, भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक, मतलब जियो पॉलिटिक, मतलब ले देके विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा नीति को लेके विभिन्न देशों के प्रमुखों को बुलाते हैं और बातचीत करवाते हैं, तो उसी को कहते हैं रायसीना संवाद। इस बार जो हुआ था वो 9वां हुआ था, दिल्ली में ही होता है। तो 9वां रायसीना आयोजन ये 2016 से चल रहा है। ठीक है ना। ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक संस्था है रिलायंस की, वो इसको आयोजित करवाती है और भारत सरकार का भी इसमें भागीदारी है। तो देखो, आपको तो ये याद रखना है कि 9वां रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ था और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो ग्रीस के प्रधानमंत्री, ग्रीस ग्रीस के प्रधानमंत्री, ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, मित्सोताकिस, ये ग्रीस ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ये इस 9वें रायसीना डायलॉग के सम्मानित या मुख्य अतिथि थे। ठीक है। अब देखो, ये ग्रीस, इसी को अपन क्या है, यूनान के नाम से जानते थे। इसने अपना नाम बदल लिया है। वर्तमान में इसने अपना नाम रखा है हेलेनिक रिपब्लिक। हेलेनिक रिपब्लिक। नया नाम है ग्रीस यूनान। ग्रीस यूनान ये तो सब पुराने नाम हो गए हैं, इसका नया नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। ठीक है। तो ये रायसीना डायलॉग के अतिथि थे। देखो, इसमें दो सूचकांक हैं, एक है भ्रष्टाचार, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जारी कौन करता है। इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसको जारी करती है। कहाँ की है ये, जर्मनी की है। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 क्या कहती है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि टोटल 180 देशों के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। इन 180 देशों में भारत का स्थान 93वां है, 93वां। भारत का स्थान 93वां है। ठीक है। और जो भारत का स्कोर है या सूचकांक में जो नंबर मिले हैं, सूचकांक का स्कोर वो है 42। मतलब ये क्या करती है, 0 से 100 के बीच में नंबर देती है। 0 से 100 के बीच में नंबर देती है। जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे उतना कम भ्रष्टाचार आपके देश में माना जाएगा, और नंबर जितने कम होंगे आपके यहाँ भ्रष्टाचार उतना अधिक होगा।
तो भारत के नंबर कितने हैं? 42 है। और इस आधार पे पूरी दुनिया में 180 देशों में भारत का स्थान वह कौन सा है? 93वां। यदि पहले नंबर पे बात करें तो देखो पहले नंबर पर है डेनमार्क। डेनमार्क के नंबर है 90। और अंतिम नंबर पर मतलब 180वां, 180, ये है सोमालिया। बस पहले याद रख लो। और भारत का मेन रखना है याद अपन को कि भारत का कौन सा स्थान है? 93वां स्थान है। ठीक है। और यदि लास्ट ईयर की बात करें कि इसके पहले जो 2022 के लिए जो सूचकांक आया था, जो 23 में जारी किया गया था, उसमें भारत को 85वां स्थान मिला था। मतलब इस रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत का स्कोर 85 से सीधे वो 93 स्थान पे खिसक गया। मतलब भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। और ये टोटल 13 पैरामीटर, 13 आधारों पर किसी देश में भ्रष्टाचार का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। बस इतना ही काम का है अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। फिर हाँ, हिंद महासागर सम्मेलन 2024। हिंद महासागर सम्मेलन 2024। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ये आयोजन हुआ था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। थीम स्थायी एवं सतत, स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर की ओर, ये इस सम्मेलन की थीम थी। ठीक है। बस इतना ही याद रखना अपने, कोई काम का नहीं। हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ में आयोजित हुआ है। फिर अगली जो खबर है वो है लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक 2024। लोकतंत्र सूचकांक 2024। 2024 में आया है लेकिन 2023 के नाम से। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 है। क्या है, कई बार पेपर में कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि 23 का है कि 24 का। तो आप लिखते ही समय उसको याद कर लो कि ये 23 कह रहा है कि 24 कह रहा है। तो ये क्या है? 2023 का है। सबसे पहले तो इसको जारी कौन करता है? संस्था जारी करता। तो देखो ब्रिटेन की संस्था है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की। ये इस इंडेक्स को जारी करती है। ठीक है। और देखो ये भी क्या करती है, इसने 0 से 10 के बीच ये देशों को नंबर देती है। और जिस देश को जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे वहां पर लोकतंत्र उतना अच्छा माना जाएगा। नंबर जैसे कम होते जाएंगे न, वहाँ उस देश में लोकतंत्र खराब माना जाएगा। तो देखो ये इस आधार पे क्या है, पूरी दुनिया में 4 प्रकार के लोकतंत्र बताती है। पहला कहती है वे देश जो जहां पूर्ण लोकतंत्र है। पूर्ण लोकतंत्र।
और पूर्ण लोकतंत्र किसको कहती है? जिसके नंबर 8 या 8 से ज्यादा, जिन देशों के नंबर 8 से ज्यादा है वहां क्या कहेंगे? पूर्ण लोकतंत्र। फिर जिन देशों के नंबर 8 से कम और 6 से ज्यादा है वहां पर कहते हैं दोषपूर्ण लोकतंत्र। दोषपूर्ण लोकतंत्र। नंबर 6 से 8 इसके बीच में आए हैं वहां दोषपूर्ण लोकतंत्र है। जहां 6 से कम है वहां ये कहते हैं संकर शासन, हाइब्रिड संकर शासन। वहां पर क्या है? संकर शासन, हाइब्रिड रिजीम। 6 से 4 के बीच, 4 से 6 के बीच, ठीक है। और चौथा उनने कहा कि जहां पर 4 से कम है वहां पर कहते हैं सत्तावादी, सत्तावादी शासन। जहां नंबर क्या है? 4 से कम है, ठीक है। इतनी बात याद रखो, चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब देखो हमको ये याद रखना है कि भारत इनमें से किस कैटेगरी में है। तो भारत की जो कैटेगरी है वो है दोषपूर्ण लोकतंत्र। और भारत के जो नंबर हैं वो हैं 7.18, 7.18। और पूरी दुनिया में भारत का 41वां स्थान है, भारत का 41वां स्थान है, ठीक है। भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में है। और भारत के जो नंबर हैं वो कितने हैं? 7.8। और भारत की जो रैंक है वो 41 है। कितने टोटल जो 167 देशों के लिए जारी किया है। 167 पे। अब इसमें जो पहले नंबर पे है वो है नॉर्वे, नॉर्वे। और अंतिम 167 नंबर पर है अफगानिस्तान, ठीक है ना। देखो बहुत सारे देश है। पूर्ण लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र विश्व के 24 देशों में है केवल। मतलब विश्व के 24 देश ऐसे हैं जहां पर ये जो लोकतंत्र सूचकांक में नंबर कितना है? 8 से अधिक आए हैं। नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये जो सुनते हैं यही देश हैं। बाकी ज्यादातर देश क्या है? दोषपूर्ण लोकतंत्र। यदि दोषपूर्ण लोकतंत्र में देख ले तो भारत सहित 50 देश है। अब देश ऐस कोई रखने की याद जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना कि दोषपूर्ण लोकतंत्र है भारत। अमेरिका भी इसी दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में आता है। अमेरिका के नंबर भारत से ज्यादा है लेकिन दोषपूर्ण है, 8 के ऊपर नहीं जा पा रहा है वो। 7.8 करके कुछ नंबर है उसके, लेकिन वो भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की ही श्रेणी में है। 7.85 है, ठीक है। तो ये आपका लोकतंत्र सूचकांक 2023 है जो 2024 में जारी किया गया। फिर देखो, हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश में चुनाव हुए थे। और बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे उसमें विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। फिर भी वहां की सरकार ने चुनाव करवाया। और चुनाव के बाद वहां की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना, जो पहले से ही प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गई है। और लगातार चौथा कार्यकाल है, लगातार चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण की, ठीक है। और उनकी पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग, आवामी लीग, ये उनकी पार्टी का नाम है।
विपक्ष में जो खालिद जिया हैं, उनकी पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने बहिष्कार कर दिया था। तो बस ये चुनाव जीत गया, बात इतनी है अपनी का, बात खत्म। ठीक है। फिर बांग्लादेश के बाद ताइवान, ताइवान में भी चुनाव हुए। ताइवान, और ताइवान में राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते। लाई चिंग ते, ये ताइवान के नए राष्ट्रपति घोषित हुए हैं। फिर डेनमार्क, डेनमार्क में नए राजा बने हैं जिनका नाम है प्रिंस फेडरिक। प्रिंस फ्रेडरिक, वहां की महारानी ने त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद ये बने हैं। फिर है फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, इमेनुअल मैक्रे। इमेनुअल मैक्रा, ये क्या थे, ये भारत के दौरे पर आए थे, और भारत ने इनको अपने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इमेनुअल मैक्रे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। है ना, भारत के 75वें गणतंत्र पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए 2024, जनवरी 2024 में। अब देखो, दोनों के बीच कुछ सहमति बनी है, और इस सहमति में एक पॉइंट याद रखना कि 2026 को दोनों देश, 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की सहमति बनी है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष दोनों देश मनाएंगे। ठीक है ना। फिर भारत फ्रांस में अपना एक कार्यालय खोलेगा, कहां पर, मार्सिले में। और फ्रांस भारत के हैदराबाद में अपना कार्यालय खोलेगा। यहां पे भारत खोलेगा, और फ्रांस वाले अपने हैदराबाद में खोलेंगे। ठीक है ना। ये देखते ही अपना काम। फिर देखो, पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग, पासपोर्ट रैंकिंग। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जारी कौन करता है, ये जारी करती है ब्रिटेन की स्थित हेनली एंड पार्टनर्स। ब्रिटेन की ये संस्था है, जो हर साल क्या है, विभिन्न देशों की पासपोर्ट रैंकिंग को जारी करते हैं। अब पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब ये है कि आप किस देश का पासपोर्ट होल्ड करते हो, वो पासपोर्ट बिना वीजा के कितने देशों में आपको एंट्री देता है। मतलब होता क्या है कि जैसे आप, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे पास भारत का पासपोर्ट है। जब हम विदेश जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां जाने से पहले हमको उस देश का वीजा लेना पड़ता है। अब कई देश क्या है, वीजा ऑन अराइवल देते हैं कि आप वहां के एयरपोर्ट पहुंचो। जैसे यहाँ से गए आप मालदीव, तो मालदीव में वीजा ऑन अराइवल है, आपको तत्काल वीजा मिल जाएगा, एयरपोर्ट पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत से आपको अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, तो आपको पहले वीजा लेना पड़ेगा, और वीजा मिलना बहुत कठिन हो जाता है।
तो होता क्या है कि विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहां का पासपोर्ट आपके पास है, जैसे सिंगापुर का पासपोर्ट है। आपको दुनिया के ज्यादातर देशों में वीजा की जरूरत नहीं है। सिंगापुर का पासपोर्ट है आपके पास, आपको एंट्री हो जाएगी। तो उसी आधार पर इनने एक रैंकिंग जारी की है, और 2024 की ये रैंकिंग है। 199 देशों के पासपोर्ट को देखा इनने। ये 199 देशों के पासपोर्ट को देखा, और 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल करते हुए 227 गंतव्य स्थल, 227 गंतव्य स्थलों के आधार पर, मतलब 227 गंतव्य स्थल पर पहुंच कौन सा देश का पासपोर्ट। भाई उनने ये देखा कि 227 में से तुम्हारे पास भारत का पासपोर्ट है, तुम कितनी जगहों पर बिना वीजा के जा सकते हो। तो देखो इस रैंकिंग में जो पहले नंबर पर आए हैं वो आए हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। यदि आपके पास इन देशों का पासपोर्ट है तो आप 194 गंतव्य स्थल पर बिना वीजा के जा सकते हो। ठीक है। अपन सीधे भारत का देख लेते हैं, तो भारत की जो पोजीशन है वो है 80वां। 80वां भारत की रैंकिंग है। और भारत का पासपोर्ट है आपके पास ही 62 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो। ठीक है। तो बस यही है पासपोर्ट रैंकिंग। पासपोर्ट रैंकिंग से ये पता चलता है कि आपकी देश की कितनी, मतलब विश्व में कितनी धाक है। बिना वीजा के आपको एंट्री मिल रही है, मतलब आपकी देश की बहुत इज्जत है। तो ये जो देश है ये बहुत पावरफुल देश है। 194 कंट्री बिना वीजा के यहाँ के नागरिकों को एंट्री देती है, जबकि भारत केवल 62 देशों में एंट्री मिलेगी। उसके बाद आपको क्या है, वीजा लेना पड़ेगा। फिर देखो अपने इसमें काम की जो न्यूज है। फोर्ब्स ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स, शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट। फोर्ब्स ने, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने सबसे शक्तिशाली। तो देखो इसमें पहले नंबर पे जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है वो है उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है ना। और ये क्या है, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीन लागार्ड, और ये बेल्जियम की है। नागरिक कहाँ की है, बेल्जियम। दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीन लागार्ड। और ये तो अपन जानते ही हैं, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है।
यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष। तीसरे नंबर पर कमला हैरिस है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की बस अपनी। अब सीधे हम भारत में आते हैं कि जो टॉप 100 महिलाओं की इसने लिस्ट जारी की है, इस 100 महिलाओं में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की 4 महिलाएं हैं। ठीक है, इन 4 महिलाओं में जो सबसे पहले आती हैं वो है निर्मला सीतारमन। इनका स्थान है 32वां। निर्मला सीतारमन के बारे में तो जानती हूँ, भारत की वित्त मंत्री। ठीक है, 32वां। फिर 32वें के बाद 60वें स्थान पर हैं रोशनी नडार। रोशनी नडार मल्होत्रा। और ये कौन है? जो HCL के मालिक है ना, शिव नडार, उनकी लड़की है। तो ये HCL की प्रमुखी हुई एक प्रकार से। फिर तीसरी है सोम मंडल, जो 70वें स्थान पर है। सोम मंडल। सोम मंडल। सोम मंडल क्या थी? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। हमारा सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी चेयरपर्सन थी। अब नहीं रही है, पहले थी। और इनको क्वीन ऑफ स्टील के नाम से भी जाना जाता था। क्वीन ऑफ स्टील। क्वीन ऑफ स्टील के नाम से भी इनको जाना जाता है। सेल की चेयरपर्सन थी। अच्छा, अब वहां से रिटायर हो गई हैं। और उसके पश्चात ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की सदस्य हैं। वर्तमान में लिख लेना, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन बोर्ड की सदस्य हो गई है। ठीक है, तो 32वें पे निर्मला सीतारमण है, 60वें पे रोशनी नडार है, 70वें पे सोम मंडल है। और फिर आती हैं बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह, ये क्या है? बायोकॉन की हेड है। और बायोकॉन क्या है? कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है बायोकॉन। ठीक है, और इनका स्थान है 76वां। तो बस देखो, ये फोर्ब्स की सूची में 4 भारतीय महिलाएं हैं। विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में 4 हैं। और इनकी रैंकिंग याद रखना। 32वें पे है सबसे ऊपर निर्मला सीता रमन, 60, 70 और 76वें। बाकी पहले और दूसरे और तीसरे की तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।